Today is the 2nd June, Tuesday. And we are going to the theory guideline, this one, intrauterine contraception. So we already done EC, we already done COC, and this one is the intrauterine. And COC, only the patches and the rings are only the, you have to remember in the patches and this rings. Okay, we will do it that tomorrow better. So very small we will do it. So intrauterine contraception is also not so much things are there. So today we are going to do intrauterine contraceptions. Okay ji. This is a very big line, 168 page. So I try to make it very short it now. Okay, so but some points are very important. इनसे इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्शन है ये किस मेथड है, ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन में भी आ जाते हैं और ये आते हैं, ये 3 to 10 ईयर्स के लिए यूज़ होते हैं. इनका ड्यूरेशन जो लाइसेंस है ना इनका IUC का और लार्क का जो लाइसेंस है वो 3 to 10 ईयर्स का है. ठीक है जी, लाइसेंस यूज़ जो होता है. अच्छा, इसमें ये टू टाइप्स ऑफ IUC होती है, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन. डॉक्टर साहब ये प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका MCQ है. इसी के पर मार्क्स घूम जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे. तो इंट्रायूट्राइन, 2 टाइप्स का इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन होता है. एक होता है कॉपर IUD और एक कहलाता है LNG IUDS, इंट्रायूट्राइन डिवाइस सिस्टम. ये कहलाता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस सिस्टम और कॉपर इंट्रायूट्राइन सिस्टम कहलाता है डिवाइस सिस्टम. तो देखिए ये दोनों में फ़र्क ये है कि LNG जिसको हम बोलते हैं ये मेरीना होता है, ये मेरीना अंकल है. LNG जिसको आप बोलते हैं मेरीना अंकल हैं ये, और कॉपर अंकल तो कॉपर ही हैं. तो प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा, दोनों का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये IUCD जो होता है ना, कॉपर IUCD, ये यूज़ होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में. ये LNG नहीं यूज़ होता. प्लीज़ ये MCQ है, ये दिमाग में रखिएगा कि LNG कभी भी यूज़ नहीं होता इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में. ये नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं ना, इसमें और बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे में ये यूज़ होता है. ठीक है जी. अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि ये कॉपर जो है ना हाईली इफ़ेक्टिव है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इन कंपैरिजन टू LNG, जो कि LNG यूज़ नहीं होता. अच्छा, इसने इसकी जो LNG के ना ये इफ़ेक्टिव मतलब ये LNG के कितने मिलीग्राम, दो डिफरेंट ईयर्स के यूज़ होते हैं और डिफरेंट वो कंटेनिंग होते हैं कि कितने इसमें प्रोजेस्ट्रॉन कंसिस्ट होता है. दरअसल ये जो LNG है ना, ये खाली इसमें होता है ना, प्रोजेस्ट्रॉन होता है खाली, ये कंबाइंड नहीं है. इसमें वो नहीं होता, एस्ट्रोजन नहीं होता है, खाली प्रोजेस्ट्रॉन पे बना हुआ होता है. और ये कॉपर IUCD होता है, ये कॉपर का होता है, इसमें कॉपर लगा हुआ होता है. इसकी जो दोनों इसके हैंड है ना, टी शेप का होता है, जाहिर बात है वो भी टी शेप का होते हैं दोनों IUCD, मगर इसके ऊपर कॉपर लगा हुआ होता है. इसमें कॉपर नहीं होता है, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ होता है, जो भी एरिया इसका बना हुआ होता है. तो LNG और उसका ये फ़र्क है. अच्छा, अब LNG के जो कितने मिलीग्राम के, इसके 3 टाइप होते हैं. एक 13.5 मिलीग्राम का होता है, एक जो होता है 19.5 मिलीग्राम का होता है, और एक होता है 52 मिलीग्राम का. तो प्लीज़ इसके ये याद कीजिएगा ये कितने मिलीग्राम के होते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ये 3 मेथड पूछेंगे. अच्छा, 52 जो मिलीग्राम ये जो LNG है ना, ये गायनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिटल अफेक्ट करता है. ज़्यादातर गायनी में ये 52 वाला ही यूज़ होता है. ठीक है जी. ये 13.5 या 19.5 जो है ना, ये नहीं यूज़ होता इतना जितना ये यूज़ होता है 52 मिलीग्राम का. ठीक है जी. और ये किस वक्त यूज़ होता, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा बेनिफिट कब है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को और डिस्मेनोरिया को ये कम करता है. डॉक्टर साहब प्लीज़ ये याद रखनी है. अब देखिए एक MCQ का क्वेश्चन है, बहुत इन लोग को पसंद है. अब ये IUCD का दे देंगे, कॉपर IUCD और मेरीना IUCD. तो उसमें ये लिख के दे देंगे कि भाई मेरीना IUCD इज़ द बेस्ट फॉर द डिस्मेनोरिया एंड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो डॉक्टर साहब ये डिस्मेनोरिया में यूज़ होता है और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में LNG यूज़ होता है. ठीक है. मगर जो कॉपर है ना, ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को रोकता नहीं है, डिस्मेनोरिया के लिए नहीं हुआ है ये, बस ये एक कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ होता है. इसको क्या होता है कि उल्टी में ये तो पेन करता है, कॉपर जो है ना पेन करता है, बनिस्बत के डिस्मेनोरिया को कम करता ये मेरीना अंकल LNG. ठीक है जी. और ये इमीडिएटली ये जो कॉपर है ना,
फ़ौरन इंसर्ट करने के फ़ौरन बाद ही ये इफ़ेक्टिव हो जाता है। कॉपर है ना, कॉपर रिलीज़ होता है। और ये जो LNG है ना, ये 7 डेज़ लगते हैं इसमें आफ्टर इंसर्शन के, ये फिर इफ़ेक्टिव होता है। तो प्लीज़ ये याद रखना है आपने, बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये इसका जो जिस्ट कहलाता है ना, मैं जिस्ट बोलती हूँ, इसके सारे गोल्डन पॉइंट्स यही वाले हैं। इसका समय बड़ा गोल्डन पॉइंट क्या है कि IUCD के 2 मेथड हैं, लार्क और जो यूज़ होता है इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो यूज़ होता है, ये 3 to 10 ईयर्स के लिए यूज़ होता है। मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि ये गोल्डन पॉइंट है, आपने रट्टे में रखना है। और इसके 2 टाइप होते हैं। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, कॉपर में होता है और एक LNG होता है। जो कॉपर होता है हाईली इफ़ेक्टिव होता है एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, वैसे भी इफ़ेक्टिव होता है कॉन्ट्रासेप्शन बिसाइड इमरजेंसी में। अगर इमरजेंसी में सब में अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है ना, IUCD होता है। अच्छा, इसकी जो LNG है ना, देखें डॉक्टर साहब, LNG कॉपर होती है, कॉपर सॉरी प्रोजेस्ट्रॉन होती है। तो इसके कंसिस्ट क्या होती है, 13.5 का है, 19.5 का है और 52 मिलीग्राम का होता है। इसके डिफरेंट वो हैं, ग्राम्स के मिलते हैं, ठीक है जी। और जो 52 जो ग्राम्स का है ना, ये गायनेकोलॉजी की बेस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। किसके अंदर, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और डिस्मेनोरिया। तो आपका एक क्वेश्चन आ सकता है MCQ का कि भाई एक पेशेंट को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और उसको डिस्मेनोरिया है, तो हमें कौन सा यूज़ करना है। वो कॉपर का नाम दे देंगे, मेरीना का नाम दे देंगे, वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव दे देंगे, यूँ करके दे देंगे। तो भाई इसमें ये होगा वन ऑफ द अबव, ए या देंगे या बी होगा, जो भी कुछ होगा ये। तो ये वाला हम LNG यूज़ करेंगे, कॉपर नहीं करेंगे हम यूज़, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि कॉपर जो है ना इमिडिएटली अफेक्ट करता है एज अ कॉन्ट्रासेप्शन, मगर ये जो LNG अंकल है ना, ज़रा गुस्से वाले हैं, इनको 1 हफ़्ता लगता है इनकी मन्नत समाजत करके लेने के लिए 1 हफ़्ता काम करता है डॉक्टर साहब। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, LNG जो होता है ना, फ़ौरन इफ़ेक्टिव नहीं होता, और ये कम से कम 5 से 6 महीने लेता। अगर किसी को, हर एक को नहीं, कम ही होती है ये प्रॉब्लम, तो ये 5 से 6 महीने लेता है रेगुलर मेंसेस करने के लिए। अगर उसके बाद भी अगर मेंसेस रेगुलर नहीं होते, जो इसका मुद्दत है ना 5 से 6 महीने, तो फिर हम अल्टरनेटिव कॉज देखते हैं, फिर हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये याद रखने की बात है, ठीक है। ये समझ आया डॉक्टर शाजिया और नॉट? जी बिल्कुल समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको 2 दफ़ा रिपीट करके इसका रट्टा बताया, ठीक है जी। अब जो 50 मिलीग्राम का LNG है ना, वो हाईली इफ़ेक्टिव होता है। कह रहा है कि अगर इंसर्टेड लेस दैन 45 ईयर्स को हमने इसको यूज़ किया, तो ये कॉन्ट्रासेप्शन 8 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, कैसे 8 साल हो गए? देखिए, एक तो लेस दैन 45 है, तो वो मीनोपॉज़ जल जाएगा, 51 तक चला जाएगा, तो 45 51 तो 6 साल तो यूँ हो गए ना, 6 साल तो निकल गया। अब लेस दैन में कितने साल की है वो, अब ये नहीं पता कितने साल की है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर 8 साल के लिए काम करता है। और 50 मिलीग्राम जो LNG है ना, अगर हम 45 ईयर से बड़ी उम्र वाले को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम ये अनटिल द एज ऑफ द, अनटिल एज कहाँ नज़र नहीं आ रहा, अनटिल द एज। डॉक्टर साहब 1 सेकंड रुकिएगा, जरा इसको देखूँ, ये क्लियर नहीं है। 55 है, अच्छा, ये इसमें एज जगह आ 55 गई है। जी। नहीं, असल में जगह आ गई है ना, तो उस पे लाइन नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा कहीं मैं गलत नहीं बता दूँ। थैंक यू सो मच बताने का। तो मैंने कहा मैं कहीं गलत ना बोल पाऊँ। तो इसमें ये लिख रहा है कि ये कह रहा है कि अगर 50 LNG हम यूज़ करते हैं मोर देन 45 ईयर्स का बाद, तो हम इसको कब तक यूज़ करते हैं, उसकी 55 के एज तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, आप एक बात याद रखिए कि जो मीनोपाज होता है ना, 2 तरह का मीनोपाज होता है, एक अर्ली मीनोपाज होता है, एक लेट मीनोपाज होता है, और एक फिज़ोलॉजिकल मेनोपॉज़ होता है, एक सर्जिकल मेनोपॉज़ होता है। फिज़ोलॉजिकल तो खुद ही मेंसेस रुक गए, वो मेनोपॉज़ हो गया। सर्जिकल मींस एनी एज पे हमने रोक दिया उसका, उसकी हिस्टेक्टोमी किसी भी वक्त हमने कर दी है, तो वो सर्जिकल मेनोपॉज़ हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इस मेनोपॉज़ का जो अर्ली मेनोपॉज़ होता है, वो जो नेचुरल मेनोपॉज़ में आ जाता है, वो अप टू 50-51 एज होती है मैक्सिमम। मगर जो 55 की एज तक चले जाते हैं, वो लेट मेनोपॉज़ हो गई। तो ये देखिए, लेट मेनोपॉज़ की बात कर रहा है कि उसको हम 55, अगर हम सॉरी मोर देन 46 की है, तो हम उसको 55 की उम्र तक हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा। डॉक्टर साहब, ये नॉर्मल प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं जो हमें
अगेन एक दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे ना इसको ख़त्म करने के बाद, तो प्लीज़ आप कल तक रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया ना, आज किया है तो कल आप छोड़ दें तो गया, फिर टाइम नहीं मिलेगा करने का, फिर टाइम नहीं मिलता है। ठीक है जी। अब फिर ये कह रहा है कि कॉपर आईयूसीडी की अब ये बात कर रहा है कि अगर लेस देन 40 सॉरी मोर देन 40 की अगर हमने यूज़ किया 300 मिलीमीटर का ना, देखिए डॉक्टर साहब कॉपर में मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर है, और जो एलएनजी है ना उसमें जो आ रहा है, देखिए एलएनजी में जो जितना भी माइक्रोग्राम मिलीग्राम जो भी बकवास ये कर रहा है, तो इसमें मिलीग्राम आता है। ठीक है। और इसमें एलन सॉरी ये जो है ये कहलाता है, क्या नाम है इसका, कॉपर है। कॉपर की जो चीज़ें ना वो आती हैं इसमें मिलीग्राम, सॉरी कॉपर जो है ना मिलीमीटर के इसमें आ रहा है। ये देखिए कॉपर आ रहा है ना 300 मिली स्क्वायर पर मिलीमीटर आता है। तो कह रहा है कि अगर ये वाला हम यूज़ करते हैं जिसका सरफेस एरिया जितना हो, तो एज 40 के बाद अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रासेप्शन अनटिल मीनोपॉज हो जाएगा, हम यूज़ कर सकते हैं, और रिमूव कर देंगे हम उसको आफ्टर 1 ईयर के बाद। देखिए डॉक्टर साहब डिफरेंस है दोनों में, एलएनजी में और इसमें। एलएनजी का मसला ये है कि ये इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो इसको हम देर से भी निकालेंगे तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन उसका यूट्रस है, तो वो जो है ना यूट्रस को कैंसर में नहीं जाएगा, ये उल्टी के प्रोटेक्टिव करेगा यूट्रस को, अगर देर से भी हम निकाल लेंगे तो एलएनजी को। मगर जो कॉपर है ना, कॉपर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कॉपर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि एक तो वो प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो हमें फ़ायदा क्या उसको रखने का मेनोपॉज होने के बाद, कोई हमें मुश्किल थोड़ी है कि हम उसको कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्शन तो कहाँ होंगे, उसको मेनोपॉज हो गया आएगा, और फालतू में रख के हमने इन्फेक्शन तो नहीं करना एक फ़ॉरेन बॉडी के तौर पे। तो ये दिमाग वाली बातें हैं जो हमने रखनी है। ठीक है। देखिए वो देर से निकलता है, और ये जो है इसको निकाल देंगे हमने फ़ौरन से पेशतर आईयूसीडी को। ठीक है, विद इन 1 ईयर। और ये क्या कह रहा है कि 52 मिलीग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं एलएनजी जो हम यूज़ करते हैं कैन बी यूज़ 5 ईयर्स एंडोमेट्रियल के प्रोटेक्शन के। एचआरटी में अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब ये 5 साल तक हो सकता है यूज़ करने के लिए। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि कितना अफेक्टिव है, तो डॉक्टर साहब ये जो इसका जो यूज़ है ना आईयूसीडी का यूज़ है कॉपर का, ये फेलियर रेट कितना है 0.8%, टिपिकल यूज़ और 0.6% है परफेक्ट यूज़। तो डॉक्टर साहब टिपिकल यूज़ होता है ना जो एक नॉर्मल यूज़ हो गया, बस आम तौर पे हो गया, और परफेक्ट मतलब वो परफेक्टली जो भी उसको हमने कहा है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉपर के लिए जो हमने उसको बताई हैं, तो वो परफेक्ट होगा, परफेक्टली उसने यूज़ किया है, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से ये 0.8 to 0.6% फेलियर रेट है प्रेगनेंसी का हो जाता है। अगर हमने 52 मिलीग्राम एलएनजी हमने यूज़ किया तो इसका फेलियर रेट क्या 0.2%। इसमें बहुत आ जाता है टिपिकल एंड परफेक्ट यूज़। इसमें टिपिकल और परफेक्ट का आता है, टिपिकल का 0.8 है, परफेक्ट यूज़ 0.6 है। देखिए कम हो गया है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है हमने। आई हेट दिस परसेंटेज। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के अगर हम यूज़ करेंगे तो आफ्टर प्रेगनेंसी में हम क्या यूज़ करते हैं, ये मोस्टली क्या यूज़ होता है, ज़्यादातर हमारा कॉपर यूज़ होता है। विद इन कह रहा है कि अगर पोस्टमार्टम हमने आईसीयू का इंसर्शन करना है ना, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन जो हमने करना है, विद इन 48 आवर्स में हम कर देंगे, डिलीवरी के फ़ौरन बाद हम कर देंगे, विद इन 48 आवर्स के बाद। ये सेल्फ अफेक्टिव कन्वीनियंट मेथड है। ओके जी, हाईली कंटिन्यूस मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की कंटिन्यूशन होती है। अगर हम विद इन 48 आवर्स के चाइल्ड बर्थ में हम कर देंगे तो बहुत अच्छा है। फिर इंसर्शन हमें कौन करवाएगा, एक मतलब ट्रेन पर्सन ने करनी है उसकी। मगर कह रहा है कि अगर हमने इंटरवेल इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन की हमने इंसर्शन करनी है ना 48 आवर्स के बाद, तो डॉक्टर साहब फिर ये जो होता है ना, ये इंक्रीज रिस्क होता है इसका यूट्राइन परफोरेशन का, पर्टिकुलरली इफ़ द यूज़र इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो सो द रिस्क ऑफ द यूट्राइन परफोरेशन फ्रॉम 28 वीक आफ्टर बर्थ फिर स्मॉल हो जाता है। तो कह रहा है, आपको समझ में आया डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पल्ले पड़ा। जी जी जी।
हम यानी कॉपर आईयूसीडी पोस्टमार्टम 48 आवर्स विद इन 48 आवर्स डाल सकते हैं। अगर हम 48 आवर्स के बाद डालेंगे तो यूट्राइन परफोरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए या तो हम 48 आवर्स में डालें, पहले 48 आवर्स में, या आफ्टर 28 डेज के बाद डालें। ज़बरदस्त, ठीक है। प्लीज़ ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, चक्कर देने के लिए। अच्छा, इसी तरह फिर बात दूसरी कर रहा है, कह रहा है कि फिर एक्सपल्जन रेट होता हायर होता है इंसर्शन विद इन 48 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगर विद इन 48 आवर्स के हम चाइल्ड बर्थ के लगा देंगे ना ये आईयूसीडी जो भी हम डाल रहे हैं, तो उसमें एक्सपल्जन का रेट ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब क्यों होता है? देखिए क्यों एक्सपल्जन का रेट होता है, वो जो यूट्रस होता है ना बेचारा सुकड़ा होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होके वो सुकड़ने के उसमें जाएगा तो ज़ाहिर बात है उस वक्त जब हमने डाला था, बेबी के वक्त हमने डाला था 48 आवर में, तो यूट्रस बड़ा था। अब वो बड़ा यूट्रस बेचारा छोटा तो होगा ना, खिंचा हुआ था पहले, तो उसमें बच्चा था, तो अब बच्चा निकल गया तो उस वजह से वो यूट्रस बड़ा है, तो वो जब छोटा होना शुरू होगा तो वो जो एक्सपल्जन रेट है ना उसका ज़्यादा होता है पोस्टमार्टम। तो प्लीज़ ये दिमाग में रखिएगा कि उसका जो होता है ना चाइल्ड बर्थ के 48 आवर्स में एक्सपल्शन रेट हायर होता है। ठीक है जी, ये भी हमने बात कर ली। अगर ये जो हम मेडिकल अबॉर्शन कर रहे हैं या एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट ऑफ मिस कैरेज कर रहे हैं, आईयूसीडी जो है ना इंसर्ट करते हैं आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ द प्रेगनेंसी करते हैं, मगर मोस्टली जो होता है ना वो सीओसी की अगर हम बात की तरह से हम बात करते हैं तो विद इन 5 डेज़ हम कर सकते हैं, अप टू 5 डेज़। ठीक है, ये इसको अबॉर्शन, एटॉपिक प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ जो है ना इसमें हम कर सकते हैं अप टू दिस इंसर्शन एनी टाइम, इसमें हम एनी टाइम कर सकते हैं डॉक्टर साहब। ये फ़र्क है, वो जो सीओसी में अगर हम दे रहे होते हैं ना तो उसमें और इसमें हमारा फ़र्क है, ये बात बताने की वो कोशिश कर रहा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा है कि अगर हमने 48 आवर्स के बाद हमने इसको चाइल्ड बर्थ के इंसर्शन किया ना, इट शुड बी डिलेड अंटिल 28 वीक्स। वो 28 वक्त करना आफ्टर चाइल्ड बर्थ के, मतलब 48 आवर में तो हम लगा सकते हैं, मगर 48 आवर से लेके 28 डेज़ तक ना हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिस्क ऑफ इंसर्शन फ्रॉम 48 आवर अंटिल 28 वीक after childbirth is high, so you have to wait that one. This is called UK-MAC3 anyway। अब प्री मेनोपॉज वुमेन अगर है तो उसकी अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग उसको हो रही है तो डॉक्टर साहब हम उसमें इंसर्ट नहीं करते हैं, ये कोई भी आईयूसीडी और मिरेना हम इंसर्ट नहीं करते। और जो 52 मिलीग्राम का ये जो LNG होता है ना एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं HRT में फॉर 5 ईयर्स तक, ये तो पता है सबको कि प्रोटेक्शन के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। और फिर ये कह रहा है कि अगर यूट्राइन की मेल फॉर्मेशन है, मेल फॉर्मेशन कौन सी होगी, यूट्राइन कैविटी की मेल फॉर्मेशन कौन सी आ गई, या तो कोई फाइब्राइड होगा या यूट्राइन मेल फॉर्मेशन बाइकॉर्नेट यूट्रस या यूनिकॉर्नेट यूट्रस जो होगा ना, जैसा ये कहलाती है मेल फॉर्मेशन, तो इसमें UK-MAC अप्लाई होता है। UK-MAC3 का मतलब क्या हुआ कि बेनिफिट जो एसोसिएटेड, जो उसके बेनिफिट और उसके जो रिस्क है ना एसोसिएटेड, जो भी हम मेथड यूज़ करेंगे तो वो जो होगा ना आउटवेट करना चाहिए। आउटवेट मतलब पहले उसको देखभाल के फिर करना है, हमने आंखें बंद करके ये मेथड नहीं यूज़ होता। अच्छा, एक तो हमने ये कर लिया, और फिर ये कह रहा है कि इंसर्शन विद यूट्राइन कैविटी डिस्टॉर्शन में जिनको फाइब्राइड होगा या यूट्राइन मेल फॉर्मेशन जो होता है ना, ये स्पेशलाइज सेंटर में होता है ये इंसर्शन, आंखें बंद करके हर जगह नहीं कर सकते। फिर ये कह रहा है कि इंटरवल फॉलोइंग एंडोमेट्रियल एब्लेशन शुड बी मेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट IUC जो होता है ना, वो जो होता है इंटरवल फॉलोइंग एंडोमेट्रियल अबॉर्शन अगर है ना तो वो इंडिविजुअलाइज बेसिस पे होती है, मगर मोस्टली डे 5 पे हो जाती है। डॉक्टर साहब पहले बताया था, हमने पहले किया था, तो डे 5 पे आ जाती है ये। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि आफ्टर अगर हमने लीड्स किया उसको, लार्ज लूप एक्ससिजन प्रोसीजर है, तो क्या कर रहा है कि इसमें हमने यूट्राइन कैविटी को एडिशन होने से बचाने के लिए ना हमने इसको री इंसर्ट कर देते हैं, ये कॉन्ट्रासेप्शन को, जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये कहने का, ठीक है।
अब ये आ गया, एक तो इसमें लिड्स में यूज़ होगा, जब उसको लिड्स किया होगा। कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसको होता है अगर पीआईडी पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्ट एबॉर्शन हो रही है या सेप्सिस हुआ है, तो नॉन या फिर गोनोरिया का कोई इन्फेक्शन हो या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो, ये जो होते हैं ना इसको जो हम यूज़ करते हैं ना इंडिविजुअलाइज बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। मगर ये जो है ना, ये जो वाली जो 4-5 चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आ जाएगा। ये यूके मैक 4 कहलाता। कौन कौन से हैं डॉक्टर साहब ये वाले? या तो पीआईडी हो उसको, पोस्टमार्टम और पोस्ट अबॉर्शन सेप्सिस उसको हो गई हो 2, और ये नॉन गोनोरिया इन्फेक्शन होगा या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होगा 3-4। तो डॉक्टर साहब इसमें हमने ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें हम यूके में इस्तेमाल करते हैं, तो ये नहीं यूज़ होगा। अच्छा, फिर कह रहा है कि ये इसको अगर हम कंसिडर इसको क्लिनिकली देखेंगे ना, ड्यू टू द इन्फेक्शन ब्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्शन विल डू। डॉक्टर साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर हमें आईसीडी का इंसर्शन करना है और वो डिले हो गया है, किस वजह से डिले हुआ? या तो कोई इसको इन्फेक्शन हो गया, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करते। हाँ, ब्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, वो जो ऑपरेशन करना है या किसी काम के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और ब्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है डॉक्टर शिल्पा? सॉरी, ब्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्शन का यानी उसकी जगह कोई और चीज़ इस्तेमाल करें, कॉन्डोम हाँ इस्तेमाल हाँ करें? हाँ, ब्रिज कर देते हैं, मतलब उसको छोड़ते नहीं है, ब्रिज बना देते हैं दोनों के दरमियान में। 2 पुल है ना, जैसे आप कहाँ बैठी है, मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरे और आपके दरमियान ये इंटरनेट चल रहा है ना, तो ये ब्रिज होता है करने के लिए ना, तो कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन कर लेते हैं। और वो जो होता है ना डॉक्टर साहब, ये जो क्लिनिक जो होती है, क्लिनिक में ये जो सीओसी जो होती है ना, मुफ्ते की मिलती है, ये 1 साल की सप्लाई देते हैं। मगर ये जो आईयूसीडी होता है ना, इसकी सप्लाई नहीं मिलती है, ये इनकी पर्टिकुलर क्लिनिक्स होती है, उसमें जाकर ये इंसर्ट होता है, एमिट एवेन्यू होता है इंसर्ट। ठीक है जी। अब अगर इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो हम इसको ब्रीजिंग कॉन्ट्रासेप्शन देंगे। और अगर उसकी हिस्ट्री प्रायर टू आईयूसीडी के इंसर्शन, अगर उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री है और ख़राब हिस्ट्री है, आंटी कहीं क्लब में काम करती हैं या कुछ करती हैं, उनको अगर रिस्क, आप कह रही हैं कि इस तरह का रिस्क फैक्टर है कोई, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब उसको रिस्क फैक्टर्स है, तो हम उसको स्क्रीनिंग ऑफ़र करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ़र करेंगे, वरना हर एक को हम नहीं करते स्क्रीनिंग, पीआईडी की स्क्रीनिंग, सॉरी इसकी सेक्सुअली एसटीआई की स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, ये बात कहना चाह रहा है। फिर ये क्या कहता है, इम्यूनोसप्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता आईयूसीडी पे, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक के यूज़ से भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। मगर ये जो यूज़ होती है ना, जो एड्रिनल इनसफिशेंसी की जो पेशेंट होती है, उनको हमने क्या कहना है कि उनको स्टीरॉइड्स का जो डोज ले रही है ना एट द टाइम एड्रिनल क्राइसिस में बी प्रोवाइडेड, एडवाइस इंक्रीज देयर डोज, मतलब उनको एड्रिनल इनसफिशेंसी है तो हम उनको कहेंगे कि अपना इंक्रीज डोज कर देना है। मगर इम्यूनोसप्रेसिव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, कॉन्ट्रासेप्शन का। ठीक है जी। और जो इतनी बात है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। और ये क्या कह रहा है कि नीड टू इंक्रीज देयर स्टेरॉयड डोज प्रेयर टू 24 आवर आफ्टर आईयूसी इंसर्शन। कह रहा है कि जो क्राइसिस का, जिनको हम समझ रहे हैं कि रिस्क होगा, एड्रिनल क्राइसिस में जा रहे होंगे, तो कह रहा है कि उनका फिर हम स्टेरॉयड डोज बढ़ा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, फिर ये कह रहा है एक ये डिज़ीज़ होती है हेलर-डैनलॉस सिंड्रोम कहलाता है, ईडीएस। तो ये वाला जो होता है ना, ये इसका क्या होता है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मसल्स जो होते हैं ना बिल्कुल ढीले ढाले से पड़े हुए होते हैं, ये उसकी डिज़ीज़ होती है। तो कह रहा है कि इसको हाई रिस्क होते हैं इंसर्शन के लिए यूट्राइन परफोरेशन का, तो इसमें हम देखभाल के हमें काम करना होता है, ऐसे अंधे बुगलों की तरह हमने नहीं करना। हाँ, कार्डिक डिजीज़ देखें डॉक्टर साहब, ये वाला एमसीक्यू पक्का इन्होंने लफ्ज़ बा लफ्ज़ ये एमसीक्यू दिया था, वो जो कल किया था, हाँ कल जो एमसीक्यू किए थे, पक्के यही अल्फाज थे। ये अल्फाज थे कि एक कार्डिक पेशेंट है तो उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलेटिक जो होता है ना, रूटीनली हम नहीं देते, रिकमेंड नहीं करते। व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अ इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस
विद इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्शन प्रोसीजर कभी भी हम इनको नहीं देते। अगर चाहे इसको रिस्क होना है ना तो डॉक्टर साहब बिल्कुल यही लफ्ज़ आया था, लिखा हुआ क्वेश्चन MCQ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कार्डिक में। बट ये इसको क्योंकि ये जाके डॉक्टर साहब एक दूसरा MCQ ये था कि इनकी इंसर्शन कहाँ होती है। जो कार्डिक पेशेंट होते हैं ना, कार्डिक पेशेंट की हमेशा इंसर्शन हॉस्पिटल में होगी, क्योंकि इनको हाई रिस्क ऑफ वेजोवेगल शॉक का। वेजोवेगल अगर शॉक हो गया ड्यूरिंग प्रोसीजर करते हुए, ये IUCD लगाते हुए, तो पेशेंट ने तो अल्लाह मियाँ के चले जाना है डायरेक्ट बग़ैर टिकट के। तो उसको टिकट को रोकने के लिए ना हॉस्पिटल का ज़रूरी होता है इंसर्शन करने के लिए। तो ये बात याद रखनी है। और जो कंट्रासेप्शन चॉइसेस होते हैं ना वो इंडिविजुअल होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है डॉक्टर साहब कि ये एट द टाइम ऑफ इंसर्शन, डॉक्टर साहब ये MCQ मुझे याद हो गया इस MCQ का। ये देखें डॉक्टर साहब उसमें बुक है, वरना तो उसमें क्या है टेलीग्राम में वो बुक मैंने लगा दी है, ये ग्रुप में भी डाली है इस बुक को। तो उस बुक में चैप्टर नंबर 9 है कॉन्ट्रासेप्शन का, तो उसको देख लीजिए। मेरे ख्याल में, मुझे नहीं याद कौन सा क्वेश्चन है, 3 के 4 है क्वेश्चन नंबर। तो उसमें बिल्कुल यही अल्फाज हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि जब हम इंसर्शन करते हैं तो हमने वो कार्डियोलॉजिस्ट को खड़ा करके रखेंगे। कह रहा है नहीं, पहले कार्डियोलॉजिस्ट की मशवरा करेंगे कि भाई इसको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन लगाना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। बस इतनी कार्डियोलॉजिस्ट से हमने रिकमेंडेशन लेनी है, उसको वहाँ खड़ा नहीं करना अपनी जान पे। ओके जी। और फिर ये कह रहा है कि जो पेशेंट एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं ना, तो उसकी IUCD से कुछ नहीं होने का, उसको इंसर्शन हमने कर देना है तो उसके बाद कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर जो पेशेंट जो इनहेरिटेड जिनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये इनको एडवाइस करना है कि मतलब एडिशनल प्रिकॉशन इनको चाहिए होती है, क्योंकि ये इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि ऑन एंड ऑफ इनकी ब्लीडिंग के प्रॉब्लम हो जाते हैं, लाइक थैलेसीमिया है, सिकल सेल है। तो डॉक्टर साहब इनको पेशेंट को लिए ना हमने हेमाटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट और हेमाटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन हमने करके देखना है, वो ये कहना चाह रहा है। और एलर्जिक और ससेप्टिबिलिटी इनसे किसी से नहीं होती है। हाँ, कॉपर की एलर्जिक हो सकती है किसी को, अगर है तो कॉपर की होगी। ये विल्सन डिजीज़ में जो होता है ना, IUCD रिकमेंड नहीं करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है ना डॉक्टर साहब, इसका स्मॉल रिस्क है, इंक्रीज रिस्क करता है। ये वही SCOC की तरह से है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, देखिए डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, मैंने बहुत देखा है इस MCQ को। ये क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंस ऑफ ओवरियन सिस्ट ना आर एलिवेटेड ड्यूरिंग द LNG। कह रहा है कि अगर LNG यूज़ किया है तो उसको ओवरियन सिस्ट के रिस्क होते हैं, ये याद करना है, ठीक है, ये याद रखना है। मगर प्रेजेंस या हिस्ट्री ऑफ ओवरियन सिस्ट की है या प्रोफाइलेटेड ओवरी सिंड्रोम अगर उसको है, तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि जी अगर उसको ओवरियन सिस्ट है तो हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कर देंगे। या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, PCOS है, तो उसमें हम इंसर्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, हमें ये दिमाग में बात रखनी है डॉक्टर साहब, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। LNG से जो होता है ना, इसको इंक्रीज रिस्क होता है ओवरियन सिस्ट का, ये याद रखनी है बात हमें। अच्छा, बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है ना, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट और IUCD के क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इंक्रीज मैस्चुरल ब्लड फ्लो होता है, ठीक है जी, ब्लड फ्लो होता है और इंटरमेस्चुरल ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है। और ड्यूरिंग कॉपर का ना, ये तो कोई बात नहीं है। फिर ये कह रहा है कि इंक्रीज मैस्चुरल ब्लीडिंग किसकी वजह से ज़्यादा होती है? कॉपर की वजह से। डॉक्टर साहब प्लीज़ ये याद रखिएगा, कॉपर जो होगा हम यूज़ करेंगे तो उससे ब्लीडिंग इंक्रीज़ होती है। और मेरीना अंकल जो है ना, वो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, एक तो वो बहुत महंगे होते हैं, उनसे जो होता है ना ब्लीडिंग डिक्रीज़ होती है। मगर ब्लीडिंग तो डिक्रीज़ होगी, उसके साथ डिस्मेनोरिया पे भी ये अफेक्ट करता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका MCQ का। और फिर ये कह रहा है कि ब्लीडिंग जो पैटर्न का जो चेंजेस आता है ना, ये IUCD के इंसर्शन में LNG अंकल प्रॉब्लम करते हैं। कॉपर अंकल बेचारे मासूम हैं, मगर बदमाश जो है ना, ये LNG अंकल है। LNG का क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ब्लीडिंग ओवर टाइम, कह रहा है 6 महीने तक जो होता है ना ट्रेंड होता है, इसका मतलब ब्लीडिंग का प्रॉब्लम करता है। ये LNG अंकल जो है ना, ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम करते हैं ज़्यादातर जो। अब ये कह रहा है कि हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं।
इसके यूज़ करने से। एक्नी होता है, ब्रेस्ट के टेंडरनेस होगा, हेडेक होगा। डॉक्टर साहब ये इसमें से जो आपको याद हो ना वो याद कर लीजिएगा। या मूड चेंजेस हो जाएंगे, ये इसके अफेक्ट हैं, हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट इसका होता है। और क्या जी, होता है? प्रोजेस्टेजन के जो भी साइड सॉरी, इफेक्ट प्रोजेस्टेजन के है वही है। क्या जो कह रही हैं? प्रोजेस्टेजन के साइड इफेक्ट्स हैं वही वाले हाँ होंगे ना जी, इसके हाँ जी, एलएमजी हाँ के। जी, बस बस ये याद करके रख लीजिए, बाकी ख़त्म, कहानी ख़त्म। एक सेकेंड, मैं इसको क्या करूँ, कहाँ से लेकर आऊँ बंद कर।